वर्कशॉप कार्यशाला में रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आर्ट एंड म्यूजिक के दूसरे दिन मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर रवि शर्मा सर, जिनका विषय होगा तथ्य संकलन के स्रोत। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रिसर्च के लिए। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैम को निवेदन करता हूं मैम से कि सर का विधिवत परिचय कराते हुए उनका स्वागत करें। मैम। मैम सुन पा रहे हैं हमको? हाँ हाँ सुन रहे हैं ओके ओके मैम। मैं दिख नहीं पा रही हूँ इसलिए। आप दिख क्यों नहीं रही मैडम? क्या कहाँ चली गई आप? वही तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिखूं। स्टार्ट वीडियो पर दिख नहीं रही हूँ। बहरहाल आज के हमारे वक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर रवि शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सेवानिवृत्त मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आचार्य, शिक्षक, कलाकार कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता, जीवन पर्यंत वो कार्य करता है। तो आप संगीत के आचार्य, संगीत विभाग के आचार्य, रोहतक विश्वविद्यालय से हैं आप, और बहुत ही कला मर्मज्ञ। आपका परफॉर्मेंस भी हमने सुना है, एक अलग अंदाज का ही वादन है आपका, और सितार वादन के साथ, संगीत के साथ साथ जुड़े हुए संगीत के शास्त्रीय पक्ष में भी आपकी अच्छी पहचान है। आपने संगीत विषय के प्रैक्टिकल पार्ट से जुड़े हुए कुछ किताबें लिखी हैं। साथ साथ आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर भी अच्छा काम किया है, और आपकी पुस्तक प्रकाशित है। आपने एक, मुझे याद है कि एक मुझे याद है कि एक आपकी पुस्तक पूरे विश्वविद्यालयों की सिलेबस से लेके था। आपने बड़े उसमें बहुत मेहनत किया है कि सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को उठा के और उसको एक जगह एकत्रित किया, और उस पे काम किया कि कहाँ किस तरह से किस तरह के क्लासेस, किस तरह के राग, किस तरह की थ्योरीज संगीत विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस बनाया गया है, पाठ्यक्रम का क्या निर्धारण होना चाहिए। तो इस पे आपका बड़ा अच्छा रुचिकर काम रहा, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते थे किसी रिफ्रेशर कोर्स में या किसी मीटिंग में, तो ये प्रॉब्लम होती थी कि अच्छा यार हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जबकि जनरली हम लोग सभी जो कोर्स सिलेबस बनाते हैं वो एक दूसरे यूनिवर्सिटीज को या ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को किस चीज को जाने कि वो आगे उसके थ्रू और अधिक जाने, तो इसको ध्यान में रख के ही सिलेबस हम लोग बनाते हैं। पर आपने सबको एक जगह इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। आपने किया, और उसमें लगभग सभी ने सहयोग किया, और आपकी वो पुस्तक भी मैंने देखा है, अच्छा, काफी अच्छा प्रयास है। और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए आज यूपी गवर्नमेंट ने स्नातक स्तर पे कॉमन सिलेबस की बात कर डाली है, और उनका ये एक अच्छा विचार है। पर कहीं कहीं कोई कमियां, उस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगी, उसको सुधारने में हम लोग लगे हुए हैं कि और अच्छा बने। तो आपका इस तरह का काम है और निरंतर करते रहते हैं, जगह जगह हर यूनिवर्सिटीज में और भी कॉन्फ्रेंसेस में आपके प्रोग्राम, आपके लेक्चर होते रहते हैं। और
उनके व्यक्तित्व से अभी आप लोग जैसे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, बहुत खुश मिजाज। कभी आपको गुस्सा होते हुए हमने देखा ही नहीं। हम लोग 22 दिनों तक, 23 दिनों तक साथ में थे शिमला रिफ्रेशर कोर्स में, पर कभी कितनी भी प्रॉब्लम आती थी हम लोग परेशान होते थे, पर आप परेशान नहीं होते थे। बल्कि हम लोगों को अपने बातों से इतना वो एकदम लाइट कर देते थे कि नहीं, नहीं यार ऐसा नहीं, हँसाते थे, ऐसे-ऐसे चुटकुले बोलते थे कि हम लोग फिर सारी भूल जाते थे और एन्जॉय करते थे। तो ऐसा आपका नेचर है, मस्त और स्वस्थ हँसते हुए पाएँगे आपको हमेशा। आपका आज टॉपिक है तथ्य संकलन के स्रोत। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम जिस स्टेप से, जिस विधि से रिसर्च का काम शुरू करते हैं, ये आज की जनरेशन में, आज के बच्चों में बहुत कमी है। वो जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए मुझे लगा कि यूजीसी ने इसे कंपल्सरी कर दिया और जैसे-तैसे रिसर्च करके और वो कर दिया। नहीं, ये बड़ा अच्छा यूजीसी ने किया है कि इसको पहले समझे और बढ़िया से बढ़िया रिसर्च का काम सामने आए। ये हमारे वर्तमान गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि रिसर्च का काम जिस भी फील्ड में हो, बहुत अच्छे तरीके से हो और कुछ लेके आए, कुछ करे। यूँ ही गैपिंग फीलिंग ना हो। तो आपका आज टॉपिक है तथ्य संकलन के स्रोत। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और बोलने को तो बहुत कुछ है आपके विषय में, क्योंकि जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू आते रहते हैं। हमारे यहाँ आने का मौका नहीं मिला अब तक। आज हम लोग ऑनलाइन जुड़ के हमारे यहाँ भी आप आए और राजस्थान, पंजाब यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी में आपके लेक्चर होते रहते हैं। तो आज हम आपको हमारे साथ-साथ सभी जो भी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी आपका आज लेक्चर सुनेंगे और मैं उन सभी लोगों को भी मैं स्वागत करती हूँ जो अभी जुड़े हैं और खासकर अभी मुझे सतेन सर दिख रहे हैं, उनका मैं स्वागत कर रही हूँ और मुझे वो अभी प्रोफेसर उषा बैनर्जी मैडम दिखी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। उनको भी सुनने का मौका अभी मिलेगा। तो मैं अब प्रोफेसर रवि शर्मा जी का स्वागत करते हुए आप अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद। जी, नमस्कार मैडम, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया और यहाँ आने का मौका दिया। और इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी और डीन मैडम नंदिता सिंह जी, हमारे जो चीफ गेस्ट कल रहे प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी, प्रोफेसर उषा सिंह जी को, प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जी को मैं अनेकों अनेक नमस्कार, उनको धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और आपकी जो पूरी टीम मैं देख रहा हूँ बहुत कल से मेहनत करने पर लगी हुई है और जिनमें वो डॉक्टर शुभांकर डे हैं, डॉक्टर प्रदीप सानी हैं और डॉक्टर गौरी शंकर चौहान हैं, डॉक्टर शारदा शुक्ला हैं, प्रदीप राजौरिया जी हैं और सब शोधार्थी जो जुड़े हुए हैं वे भी, उन सबको भी मेरा ढेरों ढेर नमस्कार। मैडम ने अभी शुरुआत में ही कहा, अभी जैसे अपने उद्बोधन में कह रही थी कि शोधार्थी कई चीजों को जानना ही नहीं चाहता है और बिल्कुल ठीक कह रही हैं वे कि वो जानना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, वो जानना तो चाहता है लेकिन उसके पास बहुत सारी चीजों का अभाव होता है। उसमें सबसे बड़ा अभाव तो उसका शिक्षक होता है। मैं सच कहूं तो ये हो सकता है आपको बहुत कड़वी लग रही हो या किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये सच है क्योंकि वो शिक्षक को ही नहीं मालूम है कि उसको अपने शोधार्थी को किस मार्ग पर किस तरह से ले जाना है। और जैसे हम मान लीजिए आज हमारा ये सामग्री पर ही है, तथ्य संकलन की बात ही आ रही, जो स्रोत की बात है, उसमें बड़ी समस्या या वह अपने शोधार्थियों को इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि वह समझता है कि जितने भी
विषय उनके अंतर्गत हैं वो उनका सब में पारंगत है, ऐसी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि टीचर को या जो शोध निर्देशक है उसको अधिकतर वही उन्हीं को टॉपिक देने चाहिए जिसमें वह पारंगत है, उससे संबंधित होने चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, होता यह है कि उनको वे विषय दे दिए जाते हैं या वे ले लेते हैं, लेकिन उनका कहीं से भी जो शोध निर्देशक है उसको उनका ज्ञान तक नहीं होता। इसलिए वे उनको सामग्री एकत्रित करने के लिए कौन से स्रोत हो सकते हैं वो नहीं बता पाता, ये सत्य है। तो इसलिए, क्योंकि क्या होता, मैं उनको दोषी नहीं मानूंगा जो शोधार्थी है। शोधार्थी तो सच पूछें या विद्यार्थी कहें, वो तो पढ़ना चाहता ही नहीं है। ये तो उसकी कुछ मजबूरियां हैं जो उसको मजबूर भी करती हैं कि वे आगे और काम करें। जैसे पीएचडी वाला काम ही है, मान लीजिए एमए करने के बाद वह चाहता है कि वो पीएचडी भी कर ले, शायद उसको कहीं इसके नौकरी के लिए एक सहायता मिल जाए, वो जीवन यापन कर ले। वो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य। वो चाहता है कि उसके लिए आगे उसको नौकरी मिले, उसके जीवन यापन के लिए कुछ ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाए जिससे वह आगे बढ़ सके। जैसे नेट का एक सर्टिफिकेट है, वो भी उसके लिए जरूरी है। लेकिन मैं देखता हूं नेट में वो लोग वो बच्चे पास हो जाते हैं जिनका दूर दूर तक शायद पता नहीं कैसे पास होते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो मैं तो कई बार पूछता हूँ, यार तुम कैसे पास हो गए, तुम वाकई में तो इस लायक नहीं थे। लेकिन मैं ऐसा देखता हूं शायद ये जो एक आया है कि हम इसको टिक मार करके कोई एक प्रश्न एक तुक्के से कोई एक टिक कर देते हैं और उसमें कई स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। मुझे लगता है उसको पूरा सा ज्ञान होना चाहिए उसमें, तभी उसको आगे बढ़ने की उसको मिलने की उसको प्रावधान होना चाहिए। मैंने तो अभी तक यहाँ पर तक भी बोला था कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो नेट क्लियर कर लेते हैं जिनका प्रैक्टिकल बिल्कुल शून्य होता है, वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं जानते होते। और मैंने इसके लिए कई लोगों से मैंने सुझाव भी मांगे थे और मेरे पास इकट्ठे भी हुए हैं, मैंने आगे भेजा भी है इसको यूजीसी में, देखते हैं क्या होता है इसका। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है क्योंकि वो जो अगर यूनिवर्सिटी में लगे या कॉलेजेस में लगेंगे तो वो क्या प्रोडक्ट आगे वो देंगे, ये सोचने वाली बात है। खैर, ये तो एक बड़ी समस्या है, मुझे लगता है लगी रहेंगी। और अभी हम आते हैं, हम अपने इस मेन टॉपिक पर तथ्य संकलन के स्रोत पर बात करते हैं। तो मेरा जो आज का जो उद्देश्य है, जो मेरा इसके लिए उद्देश्य जो मैं सोचता हूँ कि होने चाहिए जिससे कि मैं आपको अवगत करा सकूं, वो ये है कि आपको ये बता सकूं कि जैसा मैं भी बात कर रहा था कि विभिन्न प्रकार के तथ्यों से अवगत कराना, ये कि कितने प्रकार के आपको तथ्य मिल सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बताना। फिर ये बताना एक उद्देश्य है कि उनका प्रयोग और उपयोग कैसे किया जा सकता है, अपने शोध में उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके पास वे तथ्यों से अवगत करा भी दिया, लेकिन उनको कैसे आगे अपने अपने शोध प्रबंध में प्रयोग करना है, उपयोग करना है, वो भी मैं कोशिश करूंगा। और मेरा तीसरा उद्देश्य आज के लेक्चर का यही है कि वह ये भी बताना उद्देश्य है कि वे कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समस्या ये है कि शोधार्थी यही जानता है, लाइब्रेरी में जाता है और उसको सिर्फ किताबें दिखती हैं। ये एक बड़ी समस्या है। समस्या मैं यूं कह रहा हूं कि वो सिर्फ यही जानता है कि तथ्यों के नाम पर उसके पास सिर्फ किताबें हैं और लाइब्रेरी में जिस प्रकार की भी किताबें हैं वही उसके लिए एकमात्र स्रोत है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बल्कि एक लेक्चर कभी और भी चाहूंगा कि आने वाले समय में प्रोफेसर उषा सिंह जी को बोलूंगा कि वे लाइब्रेरी का उपयोग कैसे करें, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर ऐसा कभी मौका मिला तो। क्योंकि स्टूडेंट को ये भी मालूम होना चाहिए कि लाइब्रेरी का उसका प्रयोग और उपयोग कैसे होता है। उसमें बहुत सारी सामग्री होती है जो शोधार्थी को मालूम ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ किताबों के अलावा उसको कुछ नहीं मालूम है। जबकि आप जानते हैं कि किताबें कुछ ऐसी भी हैं जिनमें कुछ ऐसा बहुत कुछ लिखा गया है जो बिल्कुल सही नहीं है। और वो किताबें क्या है कि जो जिस प्रकार का भी उनके शोध प्रबंध उन्होंने लिख दिए हैं, उनका वो प्रोडक्शन आ जाता है, वो प्रकाशित हो जाती हैं। उनमें
क्या होता है क्या नहीं होता ये आप सब जानते हैं। मैं तो अच्छी तरह से यूं जानता हूं कि मैंने कई जो प्रकाशित ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ये जो उनके प्रकाशन संस्थाएं हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि क्या जब वे किसी का शोध ग्रंथ छाप रहे होते हैं तो क्या उसका रिव्यू करवाते हैं आप किसी से? आप देखते हैं कि उसमें जो किसी प्रोफेसर से कि क्या इसमें जो लिखा गया वो सही भी है या गलत है? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो पीएचडी शोध प्रबंध का जब चेक होने जाता है तो क्या होता है और किस किस प्रकार से उसको कैसे कैसे जुगाड़ करके क्या क्या काम होते हैं वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन आप ये भी देखें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य पर आधारित यूं है कि मेरे पास कई थीसिस चेक होने आते हैं। अब एक थीसिस चेक होने आया एक विश्वविद्यालय का, उसमें बिब्लियोग्राफी तक नहीं है। आप यकीन माने जो फुटनोट्स दिए गए हैं, फुटनोट है ही नहीं, वो चैप्टर के अंत में दे दिए गए हैं और उसमें जो पुस्तकों के नाम है वो एब्रीविएशंस में है। बाकी तो छोड़ दीजिए, पुस्तक का पूरा नाम तक नहीं लिखा है। अब इसको क्या कहेंगे आप? इसको किसको दोषी मानेंगे? क्या उसके जो शोध निर्देशक है उसको दोषी मानेंगे या जो वो शोधार्थी उसको दोषी मानेंगे? मुझे तो लगता है दोनों दोषी हैं इसमें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दोषी वो शोध निर्देशक है कि उसने उसको उस थीसिस को पास होने दिया कि जिसमें बिब्लियोग्राफी तक नहीं है, संदर्भ ग्रंथ सूची ही नहीं है। अब बताइए उसको मैं क्या करूं उस थीसिस को? खैर ये अलग बात है। तो मैंने बताया आपको कि मैं 3 मेरे उद्देश्य हैं। एक तो तथ्यों से अवगत कराना कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका प्रयोग और उपयोग कैसा करना है और उनको कहां से प्राप्त हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, और सबसे पहली बात, जब एक शोधार्थी जब आता है उसका पहला काम यही होता है कि वह विषय का निर्वाचन कैसे करे। उसके बाद वो कैसे निर्वाचन करे वो एक अलग प्रोसेस है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। मुझे लगता है उसके लिए प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी होंगे ही। वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनको जो अनुभव है वो हमें किसी को भी शायद अनुभव नहीं होगा। और वो आएंगे, वो बताएंगे आपको। और उनका भी मैं अभी बात ही कर रहा था उनसे भी, उनका भी ढेरों ढेर स्वागत है, उनको भी नमस्कार है। और उस विषय निर्वाचन के बाद जो काम होता है शोधार्थी का वह यही होता है कि वह अपने तथ्यों को कैसे प्राप्त करे, अपनी सामग्री को कैसे कैसे इकट्ठा करे। ये एक बहुत बड़ा एक काम होता है और उसके लिए दर दर भटकना पड़ता है। और दूसरी बात कि वो तो ठीक है, सामग्री वो इकट्ठी करेगा और किस प्रकार से उसको सामग्री करनी वो मैं भी बताऊंगा आपको। कि उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शोध जब एक काम करे वो ऐसा विषय चुने जो वर्केबल हो, जो थीसिस वो जिसमें काम कर सके, जिसमें उसको पूर्णतः अच्छे से सामग्री प्राप्त हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो बिल्कुल और वो सामग्री कहाँ से उपलब्ध हो सके ये भी बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक भवन तो निर्माण करने लगे हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि वो भवन के निर्माण की सामग्री कहाँ से कैसे प्राप्त होगी और कितने की प्राप्त होगी, क्या उसका मूल्य होगा, वो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और आपने एक ऐसा भवन निर्माण करने जा रहे हैं जिसका आपने शायद कोई उसका नक्शा तक नहीं बनवाया है, तो आप सोच लीजिए आपका वो भवन कैसे निर्माण होगा, हो ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि विषय निर्वाचन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होती है शोधार्थी के पास, वह यही होती है कि वह सामग्री का एक संकलन या उसको इकट्ठा कहाँ से करे, कैसे करे। तो ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये जान लें कि तथ्य हैं क्या, तथ्य क्या है। और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि तथ्य के लिए जो और जो शब्द उसके लिए जुड़े हैं वो आंकड़े भी उसको कह सकते हैं, आप उसको सूचना भी कह सकते हैं, आप उसको डाटा भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, उसको फैक्ट्स भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, और उसको दत्त संकलन भी, डाटा जिसको जो उसके लिए शब्द दत्त बना दी गया, उसको दत्त संकलन कह सकते हैं। और कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये बताया है कि इसके लिए आंकड़े, सूचना, दत्त संकलन, डाटा और ये फैक्ट्स, ये भी उनके लिए पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसलिए उनको इस समस्या में या इसमें नहीं उलझना चाहिए कि, लेकिन उसके लिए एक अच्छा शब्द सामग्री भी हो सकती है और तथ्य भी हो सकते हैं। लेकिन
सामग्री तथ्य तब बन जाती है जब उनको वेरिफिकेशन हो जाता है और आपके शोध में बहुत अच्छे से काम आते हैं, तभी वो अच्छे से तथ्य बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आपका जो बात कहने जा रहे हैं अपने शोध में, वो तो आप तभी कह पाएंगे जब आपके उद्देश्य क्लियर होंगे, आपका हाइपोथेसिस क्लियर होगा, और तभी आप उसमें जो आप बात कहने जा रहे हैं उसके लिए जब आप अपने सत्य को निरूपित करने जा रहे हैं, तब आपको कुछ सामग्री की, कुछ तथ्यों की, कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। वे तथ्य कहलाते हैं। जब आपने जो भी कहने जा रहे हैं, अगर उसके साथ तो मेल खाते हैं, तो ही वो तथ्य आपका, वह सामग्री आपके काम आएगी। जैसे जैसे कल ही बात हो रही थी कि बहुत सुंदरता से राजेश्वर आचार्य जी बता रहे थे, शब्दावली के बारे में बताया था उन्होंने, और मैडम ने भी बहुत अच्छी बातें बताई थी, जो डीन मैडम है, कि हमारे पास सामग्री का अभाव है। उनका जो प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी भी कह रहे थे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभाव के साथ साथ, अभाव तो नहीं है मैं कहूंगा, बल्कि ये जरूर कहूंगा कि उनमें उस क्षमता को, उस ढूंढने की कि वो कहां से प्राप्त कैसे हो सकते हैं, उसका अभाव है। सामग्री तो बहुत मिल जाती है, लेकिन उसके लिए उसको खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब भटकना चाहिए उसको इधर से उधर, लेकिन वो चाहता नहीं है कि वो इधर से उधर जाए या उसको सामग्री एकत्रित करे। तो मैं आज यही बताने जा रहा हूं कि उसको कहां से वो सामग्री प्राप्त हो सकती है, और वो उनको सामग्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है, भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अपनी बात कहने के लिए या कोई भी सत्य को निरूपित करने के लिए जिन साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, जो प्रूफ करना चाहते हैं, जो प्रूफ के लिए आपको साक्ष्य मिलते हैं या जो आपको तथ्य मिलते हैं, वो या जो आपको डाटा मिलता है, वही आपके तथ्य कहलाते हैं। तो और आपने देखा होगा, आप देखें न्यायपालिका में भी जब कोई समस्या आ जाती है, जो कोई केस हो जाता है, तो आपने देखा कि वकील बाकायदा जज के सामने जिरा करते हैं और ये बताते हैं कि इसमें हमें इससे संबंधित हमारे पास ये तथ्य मिले हैं, इस जुर्म के साथ ये तथ्य मिले हैं, और आपस में फिर एक जिरा होती है, फिर उसको जज किया जाता है, तब जाके जजमेंट आती है सामने। कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से शोध में भी होना चाहिए कि हमको जो तथ्य हैं उनको जांचना परखना आना चाहिए, कि जब हमारे पास सामग्री आ जाए कि वो हमारे शोध में किस प्रकार सहायक होगी, हम उसी को उसको लगाना चाहिए, उसको सिद्ध करने के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि वही जो मैं कह रहा हूं, उसको सत्यापित करना बहुत आवश्यकता है। संगीत के क्षेत्र में विशेषकर जो हमारे को तथ्य या मिलते हैं, उनको प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए हमारे को सत्यापित अवश्य करना चाहिए, उससे लोगों से पूछना चाहिए, हम अपने शोध निर्देशक से पूछना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कोई जो बंदिशों पर काम करेगा, अगर वो बंदिशें देता है अपने घराने से संबंधी या किसी से लेकर भी देता है, जब संकलन करता है बंदिशों का, तो अच्छा ये होगा एक शोधार्थी के लिए, जितने भी शोधार्थी जुड़े मैं उनको कहूंगा कि वह जिससे भी बंदिश प्राप्त की है वो उसको ऑथेंटिकेट करवा ले, उस पर साइन करवा लें कि सर हमने ये बंदिश लिखी है, या आपने जो लिखी बंदिश दी है वो कृपया करके उसको नीचे उसका सिग्नेचर कर दें, उस बाकायदा डेट डलवाए और उसका समय भी डलवाए, तो ये उसके लिए सत्यापन हो जाएगा। कोई भी कह सकता है अदरवाइज कि नहीं ये बंदिश गलत है, आपने बंदिश कहां से ली, तो इसके लिए आपको कहीं कोई प्रश्न ना उठा पाए, कोई आपको कुछ उंगली ना उठा पाए, तो आप उसको सत्यापित अवश्य करें, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए तभी आपको तथ्य कहलाए जाएंगे, तभी उसकी सामग्री की आपको वो प्रमाणिक सामग्री मानी जाएगी, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल आ सकती है। ऐसी कई बंदिशें होती भी हैं, वो कोई भी कह देते हैं कि हमने ये वहां से प्राप्त की, लेकिन कई बार वो कहते नहीं ये बंदिश तो हमारी नहीं है, ना ही हमने दी है, तो वहां पर शोधार्थी के लिए समस्या हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, ये बताना चाहूंगा कि ये स्रोत कौन कौन से होते हैं। आपने सुना ही होगा, वैसे तो मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा, लेकिन जो नई बात बताने जा रहा हूं कि इन जैसे दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी।
जिसको प्राथमिक और माध्यमिक भी कह सकते हैं, उसके लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष स्रोत भी कहते हैं उसको। ये भी कई बार वो कहते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष अलग हैं या प्राथमिक और माध्यमिक अलग होते हैं। नहीं, इन शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यही दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्राइमरी सोर्स होते हैं वो शायद एक तो ये शोधार्थी समझता है कि जो इंटरव्यू होता है और जो हमारे स्कल्पचर होते हैं वही प्राथमिक है बस, लेकिन जबकि ये गलत है। मैं आपको ये सिद्ध भी करने का प्रयास करूंगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास स्रोत होते हैं, वो आपको समझने की आवश्यकता है। और उसी के अंतर्गत मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि कितने प्रकार से वे शोध हो सकते हैं, उनको कैसे उनको बांटा जा सकता है अलग अलग भागों में। तो प्राथमिक स्रोत में संबंध जो होता है सामग्री का, वो शोध कार्य से सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध यानी कि जैसे मान लीजिए आप ऐतिहासिक विषय संबंधित कोई ऐसा कालखंड है जिस पर शोध करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या आपके लिए आवश्यक होगा सामग्री के लिए? वहां उस समय की कलाकृतियां अगर आपको मिलती हैं तो आवश्यक होगा। उस समय के आपको शिलालेख मिलते हो तो आवश्यक होगा। और यदि उसके संबंधित सिक्के हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और यदि को पांडुलिपियां हैं इत्यादि हैं, वो तथ्य संकलन के आपके प्राइमरी सोर्स में आते हैं। और इसको और भी आगे बाइफरकेट किया जा सकता है, और मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। और इसके अंतर्गत आप, जैसे मैं आपको सिक्के की बात कर रहा था, एक गुप्तकालीन का एक सिक्का मिलता है, वो एक ही गोल्ड कॉइन है जिसमें आपको वे समुद्र गुप्त जी आकार थी उसकी, जो आकृति थी, वह बिल्कुल उस समय में उस काल में मिलती थी। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए उस समय के आपको गुप्तकालीन या कोई ऐसे समय से आप कोई काम कर रहे हैं, तो इस सिक्के को आप अवश्य उसके उदाहरण के रूप में दें आप, कि ये सिक्का उस समय आपको मिलता है। इसी प्रकार से शिलालेख भी है। शिलालेख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें आपको एक जो नृत्य से संबंधित जो शोधार्थी है, उसको ये पता लगेगा इसकी भाव भंगिमा उस समय कैसी हुआ करती थी। और अगर उसमें कोई वाद्य दिए हुए हैं, उसमें वाद्यों से ये पता लगेगा उस समय में किस आकार प्रकार के वाद्य हमें उस जमाने में उस समय हमें मिलते हैं। इसी प्रकार आप मध्यकाल में आए, मध्यकाल में भी आपको बहुत सारे ऐसे शास्त्र और पांडुलिपियां और राग रागनियों के चित्र भी मिलते हैं, और उसमें भी आपको जो मानवीकरण दिखाया गया है, उसमें कैसे कैसे रागों का भी कैसे बताया गया कि इसमें किस प्रकार के राग हो सकते हैं, ये भी बताया गया है। और प्रत्यक्ष जो प्रमाण ये भी आपको सामग्री हो सकती है कि कलाकार से संबंधित जो कलाकार आपके अगर कोई जीवित है, तो उससे भी अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी आपकी प्राथमिक स्रोत में आती है। अब मैंने जो 6 भागों में इसको बांटा है प्राथमिक स्रोत को, ये आप अवश्य रूप से जान ले कि सिर्फ शिलालेख या कोई उस समय की कोई कलाकृति ही या कोई जो इंटरव्यूज होते हैं वही प्राथमिक होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसको 6 भागों में बांटा है। वो 6 भाग पहले मैंने बताया कि पुरातात्विक और यानी कि स्थापत्य कला, दूसरा है लिखित साक्षात्कार, लिखित में साक्षात्कार आ जाते हैं, और फिर हस्तलिखित पांडुलिपियां भी आ जाती हैं उसमें लिखित में। फिर मैंने दृश्य श्रव्य बताए हैं कि उनमें क्या आएगा, मैं बताऊंगा। फिर मौखिक एक चौथा भाग आ जाता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर 5वां छायाचित्र जो फोटोग्राफ्स है, और छठा एक अन्य भी मैंने इसमें लिया है। अब आपको ये बताने का ये प्रयास करते हैं कि पुरातात्विक वे स्रोत होते हैं कि जो किसी पर उकेरे गए होते हैं, जैसे पत्थर पर कुछ चीज उकेरी गई होती है, वे आपके पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। और वो चित्रांकित किया भी हो सकता है, वो आपके शिलालेख भी हो सकते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से शिलालेख
हमें अभी मिले हैं और हमारे लिए क्या कैसे कैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे ये देखिए, ये अभी मान लीजिए कोई अगर स्वर लिपि पर या कोई नोटेशन पद्धति पर काम कर रहा है, तो ये आपके सामने 7वीं शताब्दी का तमिलनाडु में एक कुडुमियमलाई में एक स्तंभ ये एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए। इसमें देखिए स्वर लिपि लिखी गई है, हालांकि तमिल में है, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल सच है, लेकिन उसके लिए रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे 7वीं शताब्दी में ये इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होता है। और ये मेरे पास एक पर्सनल मेरा ये कलेक्शन है, उसमें से मैंने दिया है आपको, और ये 7वीं शताब्दी में आपको मिलना प्रारंभ होता है। हालांकि उसके बाद कोई ज्यादा इंस्क्रिप्शन ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है, ये शोधार्थी को जरूर मालूम होना चाहिए, हमारे संगीत के विद्यार्थियों को विशेषकर, और जो स्थापत्य कला वगैरह में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है कि जो क्या नाम है, नोटेशन से संबंधित कोई काम है, उसके लिए बहुत बहुत ही काम का ये सामग्री है, तो इसको रेफर करना चाहिए। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई शोधार्थी इसको वो बात वही आती है, बात वही आती कि किस प्रकार से उनको मालूम ही नहीं है कि ये ऐसी सामग्री हमको प्राप्त हो सकती है, तो वे कहाँ से प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से आप ये भी देखिए, हम्पी में जो 14वीं शताब्दी का ये जो म्यूजिकल पिलर्स है, ये कितने इंपॉर्टेंट रेफरेंस है हमारे जो 14वीं शताब्दी में मिलना प्रारंभ हो जाता है हम्पी में, जिनमें स्थापत्य कला में इनको ऐसे बनाया गया कि वे अगर आप इनको ऐसे हाथ से आप टकरा के आप बजाएंगे, तो बकायदा उनमें एक एक स्तंभ में एक एक स्वर बोलेगा। देखिए उनमें कैसा एक साइंटिफिक उनमें इन स्तंभों को बनाया होगा, जबकि एक ही आकार प्रकार में दिख रहे हैं, लेकिन जो इनका बेस है अगर आप वो देखें, वो अलग आकार प्रकार का मिलता है। तो इससे भी ये आपको जो जो स्वरों पर काम कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये, वो उसमें जरूर इसका उदाहरण उनको देना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी एक प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखें कि जो स्कल्पचर्स हैं वो भी हमारे प्राथमिक स्रोत में आते हैं। और ये भी देखिए आप, सरस्वती की ये दी हुई है, ये एक प्रतिमा हमारे स्कल्पचर सामने मिलता है, और उसमें देखिए आप अभी तो सरस्वती की जो आप प्रतिमा देखते हैं उसमें वीणा या कभी कभी सितार भी हाथ में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्राचीन काल में देखें, जब स्थापत्य कला प्रारंभ होता है उस समय भी अगर आप देखें, तो ये आपको पता लगेगा कि उस समय किस समय में ये इस प्रकार के वाद्य सरस्वती के हाथ में रहे हैं। ये आपके लिए बहुत एक प्रामाणिक स्रोत आपको मिल सकता है जब आप वाद्यों की बात करते हैं तो भी, और अगर आप प्रतिमा की बात कर रहे हैं तो भी, कि किस प्रकार समय समय पर प्रतिमाओं में जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो भी बदलते रहे हैं। ये बहुत बहुत एक मूल्यवान एक स्कल्पचर है जो भी हमारे लिए मिलता है। अब आप देखिए, ये मैं दंडेश्वर में कुमाऊं से लेकर आया हूँ, ये मैं आप और देख रहे हैं 9वीं से 10वीं शताब्दी का कुमाऊं में आपको शिव जी की मिलती है प्रतिमा, जिसमें नटराज की प्रतिमा, और नीचे आप देख रहे हैं उनके एक उनके साथ म्यूजिशियन है जो बांसुरी बजा रहा है, और एक उसके साथ एक और है, उसने एक डंडी ली हुई है, वो एक तरह से उस समय की हो सकता है कोई एक वाद्य रहा हो। ये एक शोध का विषय हो सकता है, ये वे शोधार्थी कर सकते हैं जो इन पर वाद्य संगीत पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस हो सकता है, और ये है भी, और वो भी ये इसको संदर्भ में अपने दे सकते हैं। ये तो मेरी पर्सनल कलेक्शन है, मैं वहां से लेकर आया हूं, मैं जो कि कुमाऊं में है। और अगर शोधार्थी कोई भी अगर कोई काम करना चाहे तो ये रेफरेंस मुझसे ले भी सकते हैं, मैं उनको सहायता अवश्य रूप से करूं। ये भी वहीं का है, ये भी दंडेश्वर का है, और ये भी देख रहे हैं आपके कोई एक वीणा बजा रहा है,
और दूसरी मूर्ति में भी सीधे हाथ में देख रहे हैं, वो भी उसके हाथ में कोई वीणा है, और ये एक तंत्री या कुछ इस प्रकार की वीणा उस समय की ये हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये जो